हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प स्पीसेस में। आइए देखते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी है जो पहला नंबर चैप्टर कवर करवा दी है। सेकंड नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर चैप्टर कवर करवा दिए थे। उसमें देखे थे कि पहले कौन, कहाँ, कैसे, कब मानव जाति की उत्पत्ति होती है, क्या क्या मानव जाति देख किए थे, कब और कैसे। थोड़ा सा ओवरव्यू देखते पहला नंबर चैप्टर के। क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसके बारे में पहला नंबर चैप्टर के में देखे थे। और कैसे पता लगाएं, अतीत के बारे में हम पूरा देखें। उसके बाद सेकंड नंबर चैप्टर देखते हैं। अब सेकंड नंबर चैप्टर में है कि आदमी भोजन संग्रह के लिए कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, खाद्य संग्रह और भोजन के उत्पादन तक देखते हैं। तो एक कहानी स्टार्ट होता है। तुषार नाम का लड़का था जो अपने साथ दिल्ली से चेन्नई जा रहा था किसी रिश्तेदार के शादी में, और रेलवे की खिड़की से देखता है। खिड़की साइड वाली सीट पर बैठी थी और रेलवे की खिड़की से देखता है कि गाड़ी बहुत तेज़ी में चल रही है। पेड़ पौधे, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा उसके पास आते हैं और कंधे पर हाथ रख कर कहता है, पता है, लोग मात्र 150 साल पहले इस रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके दशक कुछ बाद आई। तो तुषार ने सोचने लगा कि जब लोग के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो लोग यात्रा कैसे करते थे या नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे या नहीं, ऐसी बात नहीं थी। उसके चाचा से उसके मन में ये सब ख्याल आया। तो यहीं से शुरुआत करते, मतलब एक कहानी था ये। और यहाँ से शुरुआत करते कि आरंभ में मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। तो आरंभ में मानव, क्वेश्चन है कि आरंभ में मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। तो क्वेश्चन है कि बहुत सारा चीज़ें खाने के लिए, रहने के लिए, जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए आरंभ में मानव इधर उधर घूमते थे। जैसे कहा जाता आखेट खाद्य संग्रह हक के नाम से उस समय का मानव जाने जाते थे, और भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आखेट खाद्य संग्रह के नाम से जाने जाते थे उस समय, और भोजन के विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से जाने जाते थे। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों के शिकार करते थे, मछलियाँ के शिकार करता था, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं। तो ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं। तो पहला कारण देखते हैं। फर्स्ट कारण है कि अगर वह एक जगह से ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों, जानवर को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। यही दूसरा कारण है कि एक जगह नहीं रहने के दूसरा कारण है कि जानवरों अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। इसलिए जानवरों का शिकार करने के लिए वो लोग भी उसके पीछे पीछे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और तीसरा कारण यह है कि पेड़ों पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे। जैसे आम के मौसम में आम आते थे तो एक जगह ही आम नहीं रहता था, बहुत से जगह दूसरे जगह आम रहता था, तो एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। इसलिए उपयुक्त मौसम के अनुसार एक इलाका से दूसरे इलाका में घूमते थे। और चौथा कारण और लास्ट कारण यह है कि पानी के बिना जीवन यापन करना बहुत कठिन था, और पानी के बिना पेड़ पौधा भी जीवित रहना संभव नहीं था, पेड़ पौधा के लिए भी। और पानी झील, झरने, नदी में मिलता था। अगर गर्मी का मौसम हो गया तो झील, झरने आदि सूख जाते थे। तो जहाँ पानी
रहता था, वहाँ पर आदमी एक जगह से दूसरे जगह जाता था, तो इस कारण से भी आदमी एक जगह से दूसरे जगह चौथा कारण से भी जाने लगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो इसका आंसर खोजते हैं। तत्वविदों ने एक ऐसी वस्तुएं मिली जिसका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियाँ, हड्डियाँ, औजार बनाए हैं, और इनमें से पत्थरों का औजार आज भी कुछ बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों, मांस काटने, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों की मुट्ठी लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने में के लिए भी किया जाता था। कुछ हथियार देखते, ये हथियार देख रहे हैं, पेड़ की जड़ें खुदेद रहे, मतलब खाने युक्त जड़ें। ये औजार देख रहे हैं कि खाल को बुन रही है, बुआई की जा रही है, वस्त्रों से बना रहे हैं। और तो अगला है कि रहने की जगह निर्धारित करना। तो मानचित्र 2, मैप 2 में देखते हैं, मानचित्र 2 है, उसमें क्या कहता है कि लाल त्रिकोण वाले स्थान ये पूरा स्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रह होने का प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर आखेट खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थान चिन्हित किए गए। तो आप चेक करते हैं, मतलब पूरा स्थल पर पता करते हैं कि खाद्य संग्राहक कहाँ पर पाए जाते थे। तो यहाँ पर पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। तब त्रिभुज में देखते हैं, जैसे होंगसी में हो गया, कुरनाल गुफाई में हो गया, भीमबेटका गुफाई में हो गया, इस यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखिए नवपाषाण पूरा स्थल है, नवपाषाण हो गया, कोल्डीवाला हो गया, महागढ़ हो गया, इसके बाद हो गया ताओज रोलो हाइडिंग हो गया, बुर्जहोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया। महापाषाणिक पूरा स्थल कहाँ पर है? तो महापाषाणिक कहाँ है? आदि चनरूर हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया। इसके बाद आरंभिक गांव हो गया। आरंभिक गांव कहाँ पर है? तो आरंभिक गांव यहाँ पर, ये सब मानचित्र में दिया गया, आप चेक कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। इसके बाद शैल चित्र कला, इनमें से हमें क्या पता चलता है? इनमें से हमें पता चलता है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं, और कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले, और जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, जो जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए दौड़ रहा है। इसका ये से पहाड़ देख रहे हैं आप लोग, पहाड़ पर ये पत्थर है, यहाँ पर भी बहुत सारा चित्रकारी मिला है। पूरा स्थल के बारे में देखते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहता है जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं का आवेश मिलते हैं। ऐसी वस्तु का निर्माण लोगों ने अपने कामों के लिए किया, और बाद में वे उन्हें वहीं जगह छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तलों में भी पाए जाते हैं। इन्हें पूरा स्थल के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। तो पूरा स्थल का मतलब समझ गए ना, कि उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतों जैसे वस्तु का अवशेष मिला। और आगे देखते हैं आग की खोज। आग की खोज में कुरनूल गुफा है, कुरनूल गुफा देखे थे, वहाँ पर राख का अवशेष मिला है। कहाँ पर? तो कुरनूल गुफा में राख का अवशेष मिला है। इसका मतलब यहाँ के आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, और ख़तरनाक जानवर को दूर भगाने के लिए आग का उपयोग किया करता था। इसके बाद नाम और तिथियों है, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। एक बार देखते हैं। हम जिस काल के बारे में पढ़े उसे पुरातात्विक या उनके बड़े बड़े नामों से
रखे गए। आरंभ काल में वो पूरा पाषाण काल कहते थे। और दो शब्दों यानी पूरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर। पूरा पाषाण मतलब प्राचीन पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त औजार के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। तो पूरा पाषाण काल कहाँ से कहाँ तक? तो पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 साल पहले तक माना जाता है, BC तक। उसके बाद आ जाता है साल दौरान। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया है, आरंभिक, मध्य और उत्तर। पूरा पाषाण युग। तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास का लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उन्हें मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग में क्या होता? पर्यावरण का बदलाव हुआ था और इस समय लगभग 12,000 साल से लेकर 10,000 साल तक होता। मेसोलिथिक का या मध्य पाषाण युग कब से? 12,000 से लेकर 10,000। थोड़ा सा ये सब नोट बना लीजिएगा। मेसोलिथिक कब से? 12,000 से 10,000 साल पहले तक, BC तक माना गया था। उसके बाद इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे मैक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के गट्ठे, मुट्ठे वाले हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। उसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का मतलब होता है, मतलब क्या होगा? नवपाषाण का मतलब न्यू होता है। हमें कुछ स्थान पर नाम दिए गए, अगले अध्याय में उन्हें अनेक नाम मिलेंगे, इसलिए थोड़ा सा अगले अध्याय पर ध्यान दें कि नवपाषाण के बाद। उसके बाद है कि बदलती जलवायु। अगला टॉपिक है बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले की दुनिया में की जलवायु के बारे में बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगे। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरन, बड़ा सिंहा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और खाने पीने की आदत और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है तब लोगों इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे तथा साथ ही इस काल में मछली की भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे होती है? तो इस दौरान उपमहाद्वीप में विभिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते हैं, और ऐसा करते करते लोगों इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार से धीरे धीरे कृषक बन गए। वे लोग धीरे धीरे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। और सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया हो वह कुत्ता का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने के लिए उत्साहित करने लगे। और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग इन जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए। और बसने की प्रक्रिया क्या था इन लोगों की? तो लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया के नाम से दिया जाता है।
अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे और जानवरों के विभिन्न भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवर लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, और यही नहीं, लोग उन्हीं पौधे को चुनते थे जिसमें बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंडले अनाज के पक्के दाने का भार को संभाल सके, और ऐसे पौधे का बीज को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधे को धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवर के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखकर में कौन सी जंगली सूअर है, कौन सा पालतू सूअर है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई नई प्राचीन फसलों में गेहूँ, जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि पालतू जानवर में पहले कुत्ता, उसके बाद भेड़ बकरी आता है। एक नवीन जीवन शैली देखते हैं। एक नवीन जीवन शैली में क्या है? पौधे के बीज को बोकर देखो तो तुम पाओगे क्या विकसित होने का कुछ वक्त लगता है और कुछ दिन महीनों या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो देखभाल के लिए एक ऐसी जगह लंबे समय तक रहना पड़ा था, और बीज बोने से लेकर पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने और जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने के लिए बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। उस समय अनाज को भोजन और बीज दानों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोग इसे भंडारण की बात करने में सोचनी पड़ी थी। बहुत से इलाकों में लोग ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढा खोदा। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। तो जानवर बच्चा देते थे जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, और अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ साथ उन्हें दूध भी प्राप्त हो सकता था। तो जानवर को एक अच्छा स्रोत, भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण और एक तरीका था। उसके बाद है कि कृषकों और भोजन पशुपालकों के बारे में कुछ पता करते हैं। मानचित्र 2 में देखे थे, कई नीले वर्ग में दिखाई दे रहे। इन्हें प्रत्येक बिंदु की जगह दर्शाता है कि पुरातात्विक को शुरुआत कृषकों पशुपालन के होने का साक्ष्य मिला है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए थे, और महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर, पूर्वोत्तर दक्षिण भारत में इससे इंडस के नदी के किनारे सारे पशुपालक ज़्यादातर रहते थे, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत थे। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों, पशुपालकों और बस्तियों थी, या उन्हें जांच के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियाँ के नमूने का अध्ययन करते हैं। तो इसमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने का अवशेष है।
ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ कर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दाने की पहचान कर सकते हैं। इस तरह से हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी और वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की पहचान कर सकते हैं। अस्थायी जीवन की ओर, मानव की अस्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों ने को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में, जो लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इसमें उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता था कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। इसके बाद बहुत सारी जगहों पर औजार मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पूरा पाषाण युग उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इसे नवपाषाण युग माना गया। इनमें से औजार भी हैं जिनके धार को और अधिक पौना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली, मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद ओखली और मूसल का प्रयोग आज अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजारों हड्डियाँ भी बनाए जाते थे। जो ये औजार सब देख रहे हैं आप लोग, ये औजार सब उस समय नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं। ये सब पत्थरों से बना है। और नवपाषाण युग में पूरा स्थलों पर कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था और बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगा। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या वे परिवर्तन हर जगह एक साथ आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगह स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य जगह लोग हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया था। और बहुत जगह ऐसे लोग की मुसीबत के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ ये है, मेहरगढ़ का घर का चित्र है। जो मेहरगढ़ के घर का शायद ऐसी देखिए तुम है, ये मेहरगढ़ का घर का चित्र है। यह ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। जो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ वे स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना सीखा और भेड़ बकरी पालना सीखा। उसके बाद देखेंगे विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें से हिरन, सूअर जैसे जंगली जानवर और भेड़ बकरियाँ की हड्डियाँ मिली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चक्कोर तथा आयताकार के घरों का अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे है जिसके संभवतः भंडारण के काम आते थे। 4 या उससे ज़्यादा, जैसे यहाँ देख रहे 4 कमरे हैं। मृत्यु के बाद समानतः मृतकों के सगे संबंध उससे प्रति सम्मान जताते थे।
लोगों की आस्था और मृत्यु के बाद जीवन होता था, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिले हैं। एक कब्र में मृतक के साथ उनके बकरी को दफनाया गया है, संभवतः उसे परलोक में मृतकों के खाने के लिए रखा गया हो। मेहरगढ़ में कब्र का चित्र जो एक यहाँ देख रहे हैं आदमी है, उसके साथ बकरी को भी रखा गया। उस समय का फ्रांस की गुफाओं की चित्रण है, जो यहाँ पर देख रहे बैल है। और ये हो गया, ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के बाद अब अगला शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 3। ये दोस्तों